ठंड में 5 गरीब बहू का ट्रेन घर। माँ जी, कितनी सर्दी हो रही है। देख लो बहुओं, हमें तो घर में ही इतनी सर्दी लग रही है और तुम्हारे पति तो बेचारे इतनी सर्दी में भी गीली रेत उठाने का काम करते हैं। बहुत हिम्मत है हमारे पतियों की, जो इतनी सर्दी में भी काम करते हैं। घर में सभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कोमल के 5 ही बेटे मुंह लटकाकर घर में आए। अरे बेटा, आज जल्दी काम निपट गया क्या? माँ, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है? माँ, हमें माफ कर दो। दरअसल हमने 5 महीनों से इस घर का किराया नहीं चुकाया है, क्योंकि काम के सारे पैसे तो रोज की रोटी सब्जी में ही खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से माँ, आज इस मकान का मालिक खुद हमारे पास आया था। उसने हमसे बोला कि उसका किराया दे, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगा। क्या तुमने उससे कुछ दिनों की मोहलत नहीं मांगी? माँ, हमने अपने पैर से लेकर उसके आगे सिर तक पटक दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज का हमारा सारा मेहनताना भी वही बेदर्दी लेकर चला गया। तभी कोमल के बेटे उसे अपना दुखड़ा सुना ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। अब तक खाली नहीं किया क्या मकान? क्या धक्के मार कर ही बाहर करूं? अरे अरे साहब, हम गरीबों पर अपनी दया करो, हम सभी कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, कोई ठिकाना नहीं है तो किसी झील में जाकर डूब मरो। मेरी माँ से ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा बेटा, इस शैतान के तू मुंह मत लग। चल, हमारा इस घर में बस इतना ही वक्त लिखा हुआ था। आजा मेरे बच्चे, ये रास्ता जहाँ ले जाए हम वहाँ चलेंगे। 5 बहू बेटे और सास उस घर को छोड़कर निकल आए। सड़क पर रात में ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ था और अंधेरी रात में सर्द हवाएं उन बेघरों के शरीर में मानो पार हो रही हो। माँ जी, आपको कहीं ठंडा लग जाए इसलिए आप मेरा ये शॉल ले लीजिए। शुक्रिया बहू। पूरा परिवार बस अंधेरे में चलता चला जा रहा था और चलते चलते ही वो सभी एक खाली सी जगह पर पहुंच गए। यहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं है। बेटा, यहीं पेड़ों से कमर लगाकर कुछ देर को झपकी मार लो। सुबह को ना जाने भगवान कैसा दिन दिखाएगा। सभी वहां पेड़ों से सटकर लेट गए, लेकिन ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों पर से ओस की बूंदें गिर रही थी, जिसकी वजह से उन सभी की आंख लगना मुश्किल हो गया था। सासू माँ, मैं अगर यहाँ पर और रही तो सुबह तक मेरी शायद अर्थी ही उठेगी। हाँ बहू, इन ओस की बूंदों की वजह से सोना मुश्किल हो गया है। माँ, आप सभी यहाँ से चलिए। वैसे भी पास में ही जंगल है और ऐसे सन्नाटों में जंगल के आसपास रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। सही कहा। चलो मेरे बच्चों, हम कहीं और चलते हैं। अभी कोमल ऐसे बोल ही रही थी कि तभी एक बहू को एक ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई दी। ट्रेन की आवाज? इसका मतलब यहीं कहीं पास में रेलवे स्टेशन भी होगा। चलिए हम उसे ही ढूंढते हैं। सही कहती है बहू, बिल्कुल फुटपाथ पर रहने से अच्छा होगा कि हम स्टेशन पर रह ले। अंधेरी रात में वो सभी रेलवे स्टेशन ढूंढने लगे और कुछ ही देर बाद उन सभी को वो स्टेशन मिल भी गया। ये स्टेशन तो वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम ये कुछ न कुछ से तो अच्छा ही है ना। माँ जी देखिए, मुझे क्या मिला। क्या मिला बहू? अरे वाह, ये खाली पड़ा हुआ ट्रेन का इंजन और कुछ डब्बे हैं। चलो माँ, इसी के अंदर अपनी रात को गुजारते हैं। सही है बहू, मैं बाकी बच्चों को भी यहीं बुला लेती हूँ। कोमल ने अपने सारे बहू बेटों को वहीं बुला लिया और फिर वो सभी उसी ट्रेन के डिब्बे के अंदर की सीटों पर जाकर लेट गए। जो शॉल और चुन्नियां उन्होंने ओढ़ी हुई थीं, उसी से अपने शरीर को ठंड से बचाते हुए वो सभी सो गए। अगली सुबह ठंडी ठंडी हवा लगने की वजह से उन सभी की आंख जल्दी खुल गई। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सभी किसी काम की तलाश कर लें। ऐसी हालत में अगर हम सभी मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी तो अभी जवान ही हूँ, मैं भी कोई काम करूँगी। ये आप क्या बोल रही हो माँ? 5 बहुएं और बेटे होते हुए आपको काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये समय एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने का नहीं है। तुम क्या सोचते हो, मेरे अंदर जान नहीं है? वो बात नहीं है माँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम सभी मुझे मत सिखाओ। तुम 5 अपने काम पर जाओ और मैं और बहुएं कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। चलो बहुओं। कोमल अपनी बहुओं के साथ शहर की तरफ काम ढूंढने निकल गई। 5 बेटे ठंड में अपने पुराने रेत उठाने वाले काम पर ही चले गए थे। यहाँ शहर में अच्छा होगा अगर हम किसी एक जगह पर ही काम कर लेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमें किसी एक जगह पर ही नौकरी मिल जाए। अभी सास बहू ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पास में से एक धोबी उनके पास आया और बोला, है तुम सभी को जैसी नौकरी की तलाश है, मैं तुम्हें वो नौकरी दे सकता हूँ।
मेरे साथी जो मेरे साथ काम किया करते थे वो सभी अब काम पर नहीं आएंगे और इतने सारे कपड़े मैं खुद भी नहीं धो पाऊंगा, तो तुम सभी मेरे साथ ये काम कर सकते हो। कोमल और उसकी बहुओं ने कुछ देर को सोचा। माँ जी कर लेते हैं, ये काम खुद हम तक आया है और पता नहीं हमें ऐसा काम मिल भी पाएगा जहाँ हम सभी साथ होंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें ये काम कर लेना चाहिए। सभी अपनी लाचारी की वजह से पांचों बहुएं और सास ठंड में उसी नौकरी पर लग गई। वो धोबी उन सभी को एक झील किनारे ले गया। अरे चलो, अब तुम सभी यहाँ पड़े हुए कपड़ों को धो दो, उसके बाद और है, उन्हें भी धोना है आज ही। अरे ये ठंडी हवाएं और ऊपर से ठंडा पानी। माँ आप ऐसा कीजिए, आप कुछ देर यहाँ बैठ जाइए। अगर किसी ने भी काम से हाथ रोका तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। पैसों की जरूरत में पांचों बहुएं और सास सर्दी में अपनी परवाह न करते हुए कपड़ों को धोने लगी। शाम तक कोमल ने भी बहुओं के बराबर काम किया और शाम को वो सभी अपनी मेहनत की कमाई लेकर अपनी ट्रेन के डिब्बे वाले घर लौट गई। वहीं दूसरी तरफ पांचों बेटे भी आ गए। माँ, आप सभी को कोई काम मिला? हम सभी ने आज 100 रुपए का काम किया। अरे वाह! देख, पांचों बहुएं खाना बना रही हैं और थोड़े से पैसों से हम कुछ गरम चादर खरीद लाए। अरे वाह, आपने तो घर से निकलते ही सिक्सर मार दिया। लाओ भाई, अब खाना दो। लीजिए सभी खाइए, गर्मा गर्म दाल चावल। वैसे अगर परिवार का साथ हो, मुश्किल दिनों में भी हिम्मत बनी रहती है। यही तो अपनों की ताकत है। सभी ऐसे ही बातें करते हुए दाल चावल खा रहे थे। अब कोमल अपने घर का गुजारा इसी तरह से करती थी। वो और उसकी पांचों बहुएं कड़कड़ाती ठंड में भी नदी पर सुबह से शाम तक कपड़े धोती थी और पांचों बेटे वहीं अपना बोझ ढोने वाला काम किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन अचानक से ही स्टेशन पर कुछ सरकारी अधिकारी आ गए। ये किसके कदमों की आवाज है? अरे भाई साहब, क्यों सुबह सुबह उधम मचा रहे हो? मैडम, क्या गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी? कब से डंडा पीट रहा हूँ। क्या चाहिए आपको हमसे? जल्दी से इस जगह को खाली कर दीजिए। उनकी आवाजें सुनकर पांचों बहुएं और बेटे भी जाग गए। क्या बात है? ये तुम्हारे बाप की ट्रेन है, चलो इसे खाली करो। ऐसे कैसे? एक मिनट, आप सभी मुझे बात करने दीजिए। अधिकारी जी, हम जानते हैं ऐसे बिना इजाजत यहाँ रहना सही नहीं है, लेकिन हमारा यही सहारा है। पूजा ने अपनी पूरी कहानी उन सभी को सुना दी। अगर अब आप इंसान हो तो एक इंसानियत वाला फैसला बताओ। हम आपकी परेशानी को समझते हैं। ऐसे जो बेघर लोग हैं उन्हें सरकार फ्री में घर दिलाने की योजना निकाल चुकी है। आप सभी भी उसमें हिस्सा डालकर देखिए, हो सकता है आपकी किस्मत चमक ही जाए। और जब तक आपका घर नहीं बनता हम आपको कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे बात हमारे बस में नहीं रहेगी। उस अधिकारी की इस बात से और दया से सभी बहुत खुश हुए। फिर क्या था, पांचों बेटों ने एक नए घर की योजना में हिस्सा डाला। बाद में उन्हें अपना घर मिल गया और वो सभी ट्रेन के डिब्बे से निकलकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस बीच बेटों को भी दूसरा काम मिल गया और अब कोमल और बहुएं भी घर में आराम से रहती थी। गरीब मायका, अमीर ससुराल। माँ, आज तो आटा भी नहीं है, अब आज हम क्या खाएंगे? देख दिव्या बेट, डब्बे में राशन के चावल पड़े हुए हैं, वो ही बना ले। आज फिर चावल? अब क्या कर सकते हैं बेटी, कम से कम ये चावल भूखे रहने से तो बेहतर ही है। ठीक है माँ, मैं चावल ही बना लेती हूँ। आज फिर से नमक के चावल ही खाने पड़ेंगे। मेरी बच्ची, एक दिन भगवान हमारे दिन भी जरूर पलटेगा, बस तू इन दिनों में भी उनकी शुक्रगुजार हो जा। माँ, मैं तो हर हाल में भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर चाहे मैं किसी भी हाल में क्यों न रहूं, लेकिन ना जाने ये दिन कब बदलेंगे। बचपन से एक जैसी ही गरीबी देख देख कर मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। दिव्या ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसका बाप और भाई काम पर से आ गए। अरे गंगा, ला जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी है। जी अभी तो कुछ भी नहीं बना है, आटा खत्म हो गया था तो मैं दिव्या को चावल बनाने के लिए ही बोल रही थी। माँ, आपको अगर चावल ही बनवाने थे तो जरा जल्दी बनवा लेती। आप तो जानती हो सारा दिन मेहनत करने के बाद बहुत जोरों से भूख लग जाती है। भैया बस अभी 2 मिनट में ये चावल बन जाएंगे, आप इतने हाथ मुंह धो लीजिए। दिव्या ने जल्दी से चावलों को बनाकर तैयार कर दिया और फिर पूरे परिवार ने उबले हुए चावल नमक के साथ खाए। हम कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें, लेकिन सारे पैसे इस घर के किराए में ही खर्च हो जाते हैं। मेरे सामने अमीर लोग लजीज लजीज पकवान बनवाते हैं और हमारी किस्मत देखो, ये सूखे से चावल भी मुश्किल से मिल पाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर चमकेगी, लेकिन पता नहीं भाई वो दिन कब आएगा। दिव्या और अनुज दोनों ही गरीबी के दिन देखते देखते अब परेशान हो चुके थे। उनके घर की हालत सालों से बस एक ही जैसी चली आ रही थी।
दिव्या, आज तो पड़ोस वाली शांति आंटी ने अपने घर में एक बड़ी सी दावत रखी है, तू दावत में आएगी? क्या हमारी भी दावत है? वो बहुत अमीर हैं, उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी भी दावत होगी। जानती है दिव्या, वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे, हम भी अपनी सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वहां जाएंगे। क्या वहां जाने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत है? बिल्कुल है। अरे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग हमें कोई भिखारी समझेंगे, इसलिए भैया मैं तो वहां बहुत ही अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। तो कितने बजे चलेगी? रहने दो दोस्तों, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? वो दिव्या के पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे ना, इसलिए वो शायद मना कर रही है। सही कहा, अगर मैं ऐसी हालत में गई तो हो सकता है वहां पर सभी मेरा मजाक बनाए। अरे क्या फर्क पड़ता है दिव्या, तू भी हमारे साथ चलना। अगर तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो क्या हुआ, तू मेरे कपड़े पहन लेना, ये अच्छा रहेगा। वैसे भी तू हमारी सहेली है, तेरे बिना जाकर तो हमें भी कुछ खास मजा नहीं आएगा। क्या सच? ठीक है, मैं माँ को बोलकर अभी तैयार हो जाती हूँ। दिव्या ने अपने गांव में होने वाली दावत के बारे में अपने परिवार को भी बताया। सभी ने उसे वहां जाने की इजाजत दे दी और दिव्या अपनी सहेली के कपड़े पहनकर तैयार हो गई। उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी जिसमें दिव्या का रंग रूप बहुत ही ज्यादा खिल रहा था। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी ही बेटी है। गंगा और दिनेश अपनी बच्ची को दूसरे के ही सही लेकिन नए कपड़ों में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। माँ, क्या मैं अब जाऊं? ध्यान से जाना। अभी जा दिव्या, तू कौन सा विदा होकर जा रही है? हाँ हाँ, आ रही हूँ। जल्दी चलो, कहीं सारा लजीज खाना खत्म ना हो जाए। दिव्या अपनी सहेलियों के साथ उस अमीर घराने की दावत में चली गई जहां पर उसने बहुत सालों के बाद अच्छा खाना खाया। ये गुलाब जामुन तो बहुत ही लजीज हैं। काश मेरे माँ बाबा भी यहाँ आ पाते। अरे दिव्या देख, वहां पर शायद कॉफी मिल रही है, तुम्हें पीनी है? अब आए हैं तो पीकर ही जाएंगे। रुको, मैं लेकर आती हूँ। दिव्या कॉफी लेने चली गई। कॉफी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी तो उसे लाते वक्त लोगों की धक्का मुक्की की वजह से दिव्या की कॉफी एक आदमी के कपड़ों पर छलक गई। ओह गॉड, ये गांव देहात के लोग कॉफी वगैरह चीजों पर कितनी बुरी तरह झपटते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? माफ करना साहब, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। दिव्या ने ऐसे बोलकर जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया और बस दिव्या को ही देखने लगा। ये कितनी सुंदर है। माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जाकर अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए, मैं इसे साफ कर लूंगा। उसकी बात सुनकर सीधी सादी दिव्या जल्दी से वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद सुमित ने शांति से दिव्या के बारे में पूछा जिसके घर पर दावत रखी गई थी। वो हमारे गांव की सबसे गरीब परिवार की लड़की है। मुझे तो शक है कि उसने वो साड़ी भी जरूर मांग कर ही पहनी होगी, वरना वो बेचारे तो खाने के लिए भी तरसते हैं। आप ये वैसे सब क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही, आपका शुक्रिया। उस दावत में सुमित की नजरें सिर्फ दिव्या पर ही टिकी हुई थी और उसने उसका पूरा पता वगैरह निकलवा लिया था। अगले दिन। आइए आइए, आप कौन? नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम सुमित है। बाबूजी, आप क्यों यहाँ पर? घबराइए मत, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? ये दिव्या का ही घर है ना? हाँ है तो, आइए आप अंदर आइए। गरीब माँ बाप सुमित की चमचमाती गाड़ी और इतना महंगा सूट देखकर ही डर गए थे। सुमित को उन्होंने अंदर बुला लिया और काफी देर उनकी बातें हुई। दिव्या को भी वहां बुला लिया गया था। हम ये रिश्ता कर तो देते, लेकिन हम पहले अपनी बेटी से इसके बारे में जरा बात कर लें। गंगा और दिनेश दिव्या को अंदर ले जाकर बात करने लगते हैं। इसकी उम्र ज्यादा लग रही है, बाकी ये लड़का तो ठीक ठाक ही है। मामा, सिर्फ 6-7 साल में फर्क से क्या होता है? कम से कम वो लड़का अमीर है और मुझे पसंद भी करता है, तो अगर तू राजी है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। और इस लड़के की आंखों में सच्चाई नजर आती है, वरना कोई अमीर घर का लड़का बेवजह किसी गरीब की दहलीज पर नहीं आता है। तो ठीक है, हम बात को पक्की कर लेते हैं। दिनेश और गंगा बाहर गए और उन्होंने सुमित से अपनी इकलौती बेटी दिव्या की शादी की बात को पक्का कर दिया। फिर क्या था, गरीब परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ ही दिनों बाद दिव्या शादी होकर अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में दिव्या के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे। उसकी सास और उसका पति दोनों ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दिव्या अब अपनी सारी ख्वाहिशें को भी पूरा कर सकती थी। कितना अच्छा सूट है। इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे मंगवा लो ना। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। महंगा है लेकिन तुम्हारी खुशी से ज्यादा नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे मंगवा लो। लाओ, इसे मैं ही बुक कर देता हूँ।
सुमित ने अपने हाथों से दिव्या के लिए सूट बुक कर दिया। दिव्या को अब किसी भी बात की कमी नहीं लग रही थी। सासू माँ, ये लीजिए आपका सूप। शुक्रिया बहू, यहीं रख दो। और हाँ सुन, ये ले। क्या है माँ जी? ये ले, ये बूंदे। जानती है, ये हमारे खानदानी बूंदे हैं। शुक्रिया माँ। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे तो एक अच्छी जिंदगी मिल गई, लेकिन जिन्होंने मुझे पैदा किया वो आज भी करीबी में ही टाइम काट रहे हैं। काश कि मैं मेरे माँ बाबा के लिए भी कुछ कर पाती। हमने आपके भी माँ बाप को अमीर बनाने का बंदोबस्त कर दिया है। सुमी जी, आप? और आपका क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर के हालातों से वाकिफ हूँ और मुझे मेरे काम में किसी नजर रखने वाले की भी जरूरत थी, तो मैंने अनुज को अपनी कंपनी में ही लगा लिया है और मैं उसे इस काम के अच्छे पैसे भी दूंगा। उम्मीद है कि इससे तुम्हारे परिवार को सहारा मिलेगा। दिव्या। शुक्रिया सुमित जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। सुमित की बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू छलक गए। अब सुमित के काम पर लग जाने से अनुज ने अपने घर के हालातों को भी सुधार लिया था और दिव्या भी अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी।